आज हम कुछ दिल के मामलात पर बात करने वाले हैं। नौजवानों में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। WHO की जो फिगर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि पिछले 5 साल में इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज़ जो है पाकिस्तान में वो 20% बढ़ गया है। वेपिंग जो है वो स्मोकिंग से 8 गुना ज़्यादा डेंजरस है। हार्ट अटैक की बेसिक अलामात, जिसको हार्ट अटैक हो रहा होगा वो शायद आपके सामने कॉरिडोर में चलता जा रहा हो और सिर्फ आपको ये कहे कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ कि डॉक्टर साहब मुझे छाती पे जैसे एक बोझ है। डॉक्टर साहब एंजियोग्राफी से लोग बहुत डरते हैं। एंजियोग्राफी एक टेस्ट है, ये इलाज नहीं है, तो इसलिए इससे घबराएं नहीं। ये टेस्ट आपकी जान बचाता है। साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है कुछ लोगों को और पता ही नहीं चलता। वो साइलेंट हार्ट अटैक बिल्कुल एक इंसिडेंस है, लेकिन वो इतना भी साइलेंट नहीं होता जितना आमतौर पे तस्वुर किया जाता है। लेडीज हु आर टेकिंग HRT दे आर हैप्पी। बिल्कुल, यू फाइंड देम हैप्पी? नहीं, इट्स अमेजिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद, आपके सामने हाजिर हूँ एक नई हेल्थ सीरीज़ पॉडकास्ट के साथ। आज मेरे साथ एक ज़बरदस्त मेहमान मौजूद है और आज हम कुछ दिल के मामलात पर बात करने वाले हैं। दिल का मामला तो बड़ा नाजुक ही होता है, चाहे वो जज्बात से ताल्लुक़ रखता हो या चाहे वो आपके जिस्म का हिस्सा हो। दिल सिर्फ एक उज़ू नहीं बल्कि ज़िंदगी की अलामत है, एक पावर हाउस है। अगर दिल मज़बूत है तो आपका दौरान खून, आपका पूरा जिस्म, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, सब कुछ एक्सीलेंट काम करता है। ये मशीनरी, इसको फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया में, बल्कि अगर हम अपने मुल्क को भी देखें तो ये इसका इंसिडेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है। अफसोस की तो बात ये है कि ये सिर्फ बुज़ुर्गों तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि नौजवान भी इसकी लपेट में आ रहे हैं। आज की हम खुसूसी पॉडकास्ट में इन्हीं सब मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डॉक्टर औरंगज़ेब सिद्दीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप एक मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के अमराज में एक वसी तजर्बा रखते हैं। आपके आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ इस पॉडकास्ट में और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू बहुत ही दिलचस्प और सैर हासिल रहेगी। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर जी। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस टॉपिक को टच कर रहे हैं और इसको हाईलाइट कर रहे हैं। हमारा पहला सेगमेंट नौजवानों के मसाइल से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। नौजवानों में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यानी यहाँ तक कि 40 साल से कम उम्र के नौजवान भी इसमें मुब्तला नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक तो इसके अवामिल क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं और ये इंसिडेंस क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्या ये तर्ज़ ज़िंदगी, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, फास्ट फूड, स्मोकिंग या नींद की कमी का नतीजा है? ये सब क्या है? आप ज़रा इस बारे में कुछ थोड़ा सा बताइएगा। जी, ये बड़ा अब एक बर्निंग इशू बन गया है और बड़ा सोर्स ऑफ कंसर्न है सबके लिए। बहुत ज़्यादा ये मीडिया में हाईलाइट भी होता है और कुछ मैं ये कहूँगा कि ये शायद इस वजह से भी अब चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है क्योंकि ये मीडिया में हाईलाइट होती है। पहले भी यंगस्टर्स में हार्ट डिजीज़ थी, पूरी दुनिया में ये रिकग्नाइज़ किया जाता है कि यंगस्टर्स में हार्ट डिज़ीज़ होती है और सीरियस हार्ट डिज़ीज़ होती है जिसकी वजह से कि सीरियस एलिमेंट और डेथ के रिस्क होता है। लेकिन हमारे यहाँ शायद इसकी अवेयरनेस इसलिए नहीं थी कि ये शायद इतना मीडिया में हाईलाइट नहीं होता था। जी। तो अब आप लोगों ने आप लोगों की वजह से, आप लोगों की एफर्ट की वजह से सब लोगों को पता लगने लगा है, तो शायद उसके बारे में किसी हद तक अवेयरनेस आ गई है, किसी हद तक खौफ आ गया है। तो उस वजह से आई थिंक ये चीज़ ज़्यादा नुमायाँ हो गई है। सो हम ये अगर ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये सिर्फ कोई पिछले 5 या 10 साल के ट्रेंड्स नहीं है जिसकी वजह से ये बढ़ा है, ये चीज़ पहले से चल रही थी। एग्जैक्टली। और क्या पिछले 5 या 10 साल में इसका इंसिडेंस बढ़ गया है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है हमारी सोसाइटी में, बिकॉज हमारे यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स इस मामले में मेंटेन इतने नहीं हुए।
लेकिन अब चूंकि अवेयरनेस बढ़ रही है तो अब वो फैक्ट्स भी, अब हम फिगर्स भी उसकी मेंटेन करना शुरू हो गए हैं। लेकिन WHO की जो फिगर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि पिछले 5 साल में इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज़ जो है पाकिस्तान में वो 20% बढ़ गया है पिछले 5 साल में। मतलब कि आप खुद देखें कि 20% इंक्रीज़ कितना सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है सिर्फ 5 साल के अंदर। और आपकी जो, अगर इस पे अगर आप ये सोचें कि आपकी 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है, तो उसमें अगर आप खुद सोचें कि 60% पॉपुलेशन का आप 20% इंक्रीज़ करा लें तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। जी जी जी। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। हम लोग यंगस्टर्स में लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हम कहते हैं कि वो हैं, लेकिन साथ ही साथ ऑन द फ्लिप साइड यंगस्टर्स का रिवाज अब ज़्यादा है फिट रहने का, वर्कआउट करने का, फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। सो लेकिन एक तरफ तो ये है, फिर अगर आप बात करें फिट रहने की, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम लाइक टू वर्कआउट, बट एट द सेम टाइम लाइफस्टाइल्स आर मोर सेडेंट्री नाउ। अब वैसे एक्टिव रहने का जो है रिवाज कम है, आउटडोर एक्टिविटीज़ का रिवाज कम है, इंडोर सिटिंग ऑन द काउच डूइंग थिंग्स ऑनलाइन, सिटिंग एट अ डेस्क वर्किंग ऑनलाइन, वो चीज़ों का रिवाज अब ज़्यादा है। तो ओवरऑल बेशक दिल गो एंड वर्कआउट इन द इवनिंग, बट एट द सेम टाइम ऑल डे लॉन्ग दिल बी सिटिंग एट अ डेस्क, लैपटॉप के ऊपर वो बैठ के अपना जो भी है, बहुत कुछ अब ऑनलाइन हो गया है। सो उस वजह से अब आउटडोर एक्टिविटीज़ का रुझान कम हो गया है। फूड इज़ ऑब्वियसली अ मेजर इशू। हार्ट डिजीज़ को अब हम कहते हैं कि कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो फूड पैटर्न्स जो हैं आपके, फास्ट फूड की तरफ आपका रुझान, आपका टेक अवेज एंड डिलीवरी सर्विसेज आ गई हैं, घर पे खाने का रिवाज बहुत कम हो गया कि घर पे खाते भी हैं तो घर पे भी वो चीज़ें बन रही होती हैं, रैप्स एंड पिज़्ज़ाज एंड फ्राइड फूड्स, जो कि बड़ी हार्मफुल हैं हार्ट के लिए। स्मोकिंग अपना उसका एक पूरा इशू है, वेपिंग उससे भी ज़्यादा है, शीशा स्मोकिंग अलग है, ड्रग्स एंड अल्कोहल एक बहुत बड़ा इशू है। मैं गुलबर्ग में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन एक समबडी इन द 20s और 30s जो आते हैं दिखाने मुझे, वो हार्ट डिजीज़ के हैं और वो आपका वो एफ्लुएंट पार्ट ऑफ टाउन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इशू है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कंट्रीब्यूट कर रही हैं टूवर्ड्स हार्ट डिजीज़ इन द यंग। जी, तो ये आप ये जो ड्रग्स जो है इतनी आसानी से दस्तयाब हैं, ये भी कौन सी ड्रग्स हैं जो हार्ट पे अटैक कर रही हैं, और इसके अलावा जो वेप है जी और ये भी कार्डियक अटैक, कार्डियक डिजीज़ में हैं, जी इन्वॉल्व है, ये मैं पूछना चाहूँगी कौन किस तरीके से? जी बेसिकली 3 कैटेगरीज़ हैं अगर हम बात करें। एक तो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं आपकी, वो जिसमें कि आपकी डिफरेंट काइंड, जिसमें हेरोइन आ जाती है, कोकेन आ जाती है, हैश आ जाती है, एक्सटेसी आ जाती है, MDMA आ जाती है, एम्फेटामीन्स आ जाती हैं, ये सारी आपकी रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं। वो हार्ट डिजीज़ की कॉज में की एक बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद आपकी जो वेट लॉस ड्रग्स हैं, ये भी इम्प्लिकेट की गई हैं, नॉट सो मच डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। आई मस्ट एम्फेसाइज दिस कि ये आई डोंट वांट टू क्रिएट अ पैरानोया कि लोग वेट लॉस ड्रग या आपकी ओज़ेम्पिक और वेगोवी और इन ड्रग से लोग डर जाएं, लेकिन वो भी उसके वो अलॉन्ग विद द अदर लाइफस्टाइल इश्यूज, जब वेट लॉस की आप कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें आप फिर और ड्रग्स भी, जैसे एम्फेटामीन्स हैं, वो भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं जिससे आपकी भूख मर जाती है, हाँ जी। तो वो चीज़ें हार्मफुल हैं फॉर द हार्ट। ये चीज़ें फिर, और तीसरी फिर आपने जैसा वेपिंग का कहा, वेपिंग जो है वो स्मोकिंग से 8 गुना ज़्यादा डेंजरस है। बिल्कुल। सो वो चीज़ जो है, फिर शीशा स्मोकिंग है, वो एक अलग स्मोकिंग की कैटेगरी है। तो जो आपकी कन्वेंशनल स्मोकिंग थी, जो बेंसन एंड हेजेस का डब्बी जेब में डाल के डानिल की वो तो डब्बी, हाँ, मासूम रह गई वो तो बहुत। वो बिल्कुल वो तो पीछे रह गई। अब तो वेपिंग और शीशा ने, लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी मैं प्रैक्टिस लंदन में भी करता हूँ, वहाँ पे आपको कोई बैन नहीं है वेपिंग के ऊपर, और इवन शीशा स्मोकिंग आप सेंट्रल लंदन में, वो जो लेबनीज़ एरिया है जो है रोड का बड़ा मशहूर, वहाँ पे हर रेस्टोरेंट में शीशा पी रहे हैं, कोई बैन्स नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो पॉइंट इज़ कि आप ये सब चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो उसका कंट्रोल तो बहुत है, लेकिन वो एक जब बहुत बहुत ज़्यादा टाइटली आप एक चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो फिर वो अंडरग्राउंड चली जाती है।
और वो उसमें क्या होता है कि वो फिर भी हो रही होती है, लेकिन वो घरों में और प्राइवेट इवेंट्स में हो रही होती है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। आप एक सर्टन पॉइंट तक उसको शायद अलाउ कर दें तो वो शायद उसको रेगुलेट करना आसान हो जाए। बहरहाल दैट इज़ फॉर द अथॉरिटीज़ टू डिसाइड, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। लेकिन पॉइंट इज़ कि दैट इज़ अ मेजर फैक्टर यंगस्टर्स में हार्ट डिजीज़ का। ये 3 चीज़ें जो हैं ये काफ़ी, अगर जब हम बात करें ड्रग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 3 चीज़ें हैं, ये इम्प्लिकेट होती हैं। अच्छा, मैं आपसे ये डॉक्टर साहब ये जो इसी के हवाले से थोड़ा सा पूछना चाह रही थी कि जो वेट लॉस ड्रग्स में ये ओज़ेम्पिक है, मंजारो आ गई अब जी, मंजारो भी है। तो एम्फेटामिन तो खैर थी, तो इनका डायरेक्ट अटैक, इनका है अटैक हार्ट पे, डायरेक्ट नहीं है, हैज़र्ड है। हाँ डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जैसा मैं बताया एम्फेटामिन्स का है, बट विगोवी, मंजारो, ओज़ेम्पिक, इनका डायरेक्टली कॉजेशन नहीं एस्टैब्लिश हुई हार्ट डिजीज़ के साथ। जी, तो अब हम अगले अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि हार्ट अटैक की बेसिक अलामात एक कौन सी होती है। एक तो बुनियादी तो लोगों को थोड़ी आगाही होती है, लेकिन जनरली थोड़ा सा आप डिटेल में बता दीजिए कि अलामात क्या होती हैं, और फिर अगर हो जाए तो फ़ौरन क्या करना है। जी। देखिए, इसमें एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है जो मैं पहले आई थिंक बेहतर होगा कि मैं क्लियर कर दूं। ये आमतौर पे सोचा जाता है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है तो आपको बड़ी शदीद छाती में दर्द होगी, या आपके पसीने छूट जाएंगे, या बहुत आपकी बुरी हालत होगी, आपका सांस बंद हो रहा होगा। ऐसी सूरत बहुत कम होती है। इवन जो सीरियस हार्ट अटैक्स हैं, जिसे हम कहते हैं एसटी एलिवेशन एमआई, जिसमें के दिल की 3 नालियों में से कोई एक नाली या 2 नालियां टोटल बंद हो जाती हैं, पूरा हार्ट का ब्लड फ्लो रुक जाता है 1 या 2 नालियों में, बाकी 1 या 2 पे ही चल रहा होता है। इवन उसमें भी एट टाइम्स मरीज़ की कंडीशन जो है वो ये नहीं होती कि मरीज़ बेहोश होने वाला हो जाए या उसकी हालत बहुत बिगड़ जाए। कई बार मरीज़ हमारे सामने बैठा होता है, मैं क्लिनिक में पेशेंट देख रहा होता हूँ, मेरे सामने मरीज़ बैठा होता है और वो मुझे 1-2 बातें सिर्फ बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे छाती पे जैसे एक बोझ है, और मैं कहता हूँ इसकी ईसीजी करवाएं। ईसीजी करवाते हैं तो उसको मेरे सामने बैठे हार्ट अटैक हो रहा होता है, वो चलता हुआ गाड़ी से निकल के घर से आया होता है और वो मेरे सामने बैठा, उसको हार्ट अटैक हो रहा होता है। तो वो लगता नहीं है कि इस आदमी को हार्ट अटैक हो रहा। अभी कल ही बल्कि मैंने एक पेशेंट थी, उनको अभी चंद दिन पहले उनको प्रॉब्लम हुई, उन्होंने उसको मैनेज नहीं करवा सकी। वो कल भी इसी तरह के, डॉक्टर साहब मुझे बस थोड़ी सी तकलीफ है। मैंने कहा भाई, मैं ईसीजी में सामने नज़र आ रहा था कि अच्छा खासा बड़ा हार्ट अटैक है। मैं कि इनकी फ़ौरन एंजियोग्राफी होनी चाहिए। देखें, एंजियोग्राफी की तो उनकी जो सबसे बड़ी वेसल थी हार्ट की वो बंद थी, वो हमने फिर खोली, उसको अर्जेंटली उसमें स्टेंट डाल के जो भी हमने किया। सो पॉइंट इज़ कि एक आम सोच है कि हार्ट डिजीज़ का मरीज़ बहुत बीमार होगा। नहीं, जिसको हार्ट अटैक हो रहा होगा वो शायद आपके सामने कॉरिडोर में चलता जा रहा हो और सिर्फ आपको ये कहे कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ है। मगर बल्कि हमारे पास टाइम है, मैं थोड़ी सी एक छोटी सी एपिसोड नरेट करना चाहूँगा कि मैं जब ट्रेन कर रहा था तो मेरे जो बॉस थे बर्मिंघम में, मैं उस ज़माने में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, आज से काफ़ी पुरानी बात है। तो मेरे बॉस जो थे वो ब्रिटिश इंडियन थे, वो सिख थे। तो वो या उर्दू में बात करते या पंजाबी में बात करते थे या इंग्लिश में, उन्हें उर्दू नहीं आती थी। तो वो, मेरा सरनेम मान है तो वो मुझे हमेशा मान सिंह कहते थे। तो हम रात को 3 बजे एक बार इसी तरह हमें इमरजेंसी कॉल आई कि पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आए। उसकी हमने इमरजेंसी एनजीओ कर रहे थे, तो एनजीओ करते हुए उन्होंने मुझे कहा, मान सिंह मैनू छाती बड़ी साड़ हो रही है। अच्छा, तो मैंने भी मजाक किया, मैं कहा सर तुसी जाके किसी लगता है कोई बड़ी मिर्च वाली कढ़ाई खा के आए हो। कहने लगे हाँ तेरी भाभी ने बड़ी मिर्च वाली कढ़ाई आज बनाई थी, मैनू रात तो साड़ हो रही है। अच्छा, हमने मजाक किया। हम एनजीओ कर रहे थे, मरीज़ को हार्ट अटैक हुआ था, एनजीओ की स्टेंट डाला, खोल दिया, उसको हमने शिफ्ट कर दिया सीसीयू में। सुबह के 5 बजे केस ख़त्म हुआ। हम लोग नाश्ता करने नीचे रेस्टोरेंट में चले गए। नाश्ता करके उन्होंने कहा यार मान सिंह आ ज़रा उत्ते एक बारी फिर मरीज़ नू ज़रा वेख लीए। मैंने कहा जी ठीक है। हम सीसीयू में उसको देखने गए तो वहाँ खड़े हुए उन्होंने फिर से कहा, इस बार उन्होंने इंग्लिश में कहा, वो सारा इंग्लिश स्टाफ भी खड़ा था, तो उन्होंने इंग्लिश में कहा कि आई हैव लॉट ऑफ हार्ट बर्न इन माय चेस्ट। उन्होंने कहा मुझे पानी का ग्लास दो, मुझे बड़ी हार्ट बर्न हो रही है। हाँ जी। तो वो जो सीसीयू की इंग्लिश सिस्टर थी, वो उसने फ़ौरन कहा, मजाक किया कि वो आपको हार्ट अटैक हो रहा होगा, चलें आपकी ईसीजी करूँ मैं। हाँ, तो वो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं आया हूँ कर ही दो।
लेटे ईसीजी की तो वाकई उनको उस वक्त हार्ट अटैक हो रहा था। सो इवन वेरी ट्रेन्ड कार्डियोलॉजिस्ट, मैं उनका नाम नहीं लेता बिकॉज ही स्टिल अलाइव एंड ही स्टिल वर्किंग इन इंग्लैंड, तो लेकिन ही इज़ अ वेरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट एंड इवन ही कुड नॉट टेल, वो भी नहीं बता सके थे कि उन्हें खुद हार्ट अटैक हो रहा है, हालांकि वो पिछले 30 साल से हार्ट अटैक के मरीजों की एंजियोग्राफीज कर रहे थे। सो ये चीज़ बड़ी कॉमनली मिस्टेक हो जाती है, आपको पता नहीं लगता। इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि मरीज़ कहता है कि मुझे छाती में घुटन है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन ने पिछले साल लंदन में, पूरे लंदन में जैसे आपके बड़े बड़े साइन बोर्ड्स हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगाए, एक आदमी की तस्वीर थी जिसकी छाती के गिर्द एक पतलून की बेल्ट बांधी हुई थी, लोगों को ये समझाने के लिए कि अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा होगा तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी छाती के गिर्द किसी ने बेल्ट बांध दी है। आमतौर पे तो पतलून की बेल्ट ऑब्वियसली पेट पे होती है, तो वो उन्होंने छाती पे बांध के लोगों को ये समझाने के लिए कि अगर आपको ये लगे कि आपकी छाती टाइट हो रही है, छाती पे बोझ है, जैसे किसी ने लाके एक ईंट रख दिया आपकी छाती पे, वो ज़्यादा इंडिकेट करता है हार्ट अटैक के। अगर छाती में दर्द हो रही हो, वो हार्ट अटैक का साइन एक्चुअली नहीं होता, हो सकता है लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं होता। लेकिन घुटन अगर हो रही हो तो वो 90% केसेस में हार्ट अटैक का साइन होता है जी। तो ये चीज़ ज़रा मैंने इस पर लंबी बात इसीलिए की कि लोगों को हम एक्सप्लेन कर सकें। उसके अलावा ऐसी चीज़ें होती हैं तो जनरल पब्लिक को नहीं मालूम। बाएं आर्म का तो खैर बहुत ज़्यादा होता है, बाएं का जी। तो उसके अलावा जो मैग्जिल है, हमारा जॉ है, फिर जो हमारे अंदर के वो गम्स वगैरह हैं जी। और इस तरह की चीज़ें, या फिर जो है वो नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है और एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ जी। और पेशेंट जो है वो ये समझ रहा है कि मुझे तो कोई बदहज़मी हो गई, जी। जैसे वो सिंह साहब माशाल्लाह थे। जी। तो ये हो जाता है, डॉक्टर्स भी बाज़ दफ़ा खुद नहीं अपने किसी ट्रांस में होते, वो नहीं सोच रहे होते कि मुझे भी ये चीज़ हो सकती है, हम सबके साथ हो सकता है। जी। तो इस तरह की चीज़ें मैंने डेथ्स होती हुई देखी है डॉक्टर साहब कि नोज़िया वॉमिटिंग होती रही, वो लोग फिगर आउट नहीं कर सके, और ये कि ही डाइड, ही वाज अ 40-year-old मैन एंड ही डाइड इंस्टेंटली एंड ही डाइड ड्यू टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मतलब टोटल यानी कार्डियक अरेस्ट। तो these things are which public don't know actually. जी। So we need to tell public that you know these are also signs कि आपको इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही है, तो आप you know have your guards on. हाँ जी, नहीं वो थोड़ा सा शायद लगे कि स्केयर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है ना। हाँ जी। वो कुछ थोड़ा सा डराना भी अच्छा होता है, ख़ासतौर पे हमारे लोग डरे बगैर सुनते नहीं हैं लेकिन ये है कि ये वाकई ये हकीकत है कि कई बार हम पेशेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भेज रहे होते हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कह रहा होता है कि नहीं भाई इसको ज़रा देखो, ऑल्दो मुझे ये बात शायद नहीं करनी चाहिए बिकॉज इससे लगेगा कि हम लोग अपने फैक्ट्स और सब डराने की बात नहीं है। नहीं, मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ कि वो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कई बार अपने मरीज हमें भेजते हैं कि भाई ये मेरे पास आया है, इसका मैदे का कोई मसला नहीं, इसके दिल को चेक करें। एग्जैक्टली। ये ठीक नहीं लग रहा, ये काम कुछ खराब है। हाँ। तो वो, और ये बहुत कॉमनली होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जी। और हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा हमारे यहाँ क्या, मैं हमेशा कहता हूँ, आई वर्कड इन द यूएस, आई वर्कड इन इंग्लैंड, पाकिस्तान में भी मैं कहता हूँ कि ह्यूमन नेचर नहीं चेंज होती। जी जी। वो प्रेसिडेंट कैनेडी ने एक अपनी बड़ी मशहूर तकरीर में कहा था ना कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन। तो वो ह्यूमन नेचर पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हम सब इंसान एक ही तरह के। वहाँ पे भी मरीज़ हमारे सामने बैठ के कहते हैं डॉक्टर साहब बस थोड़ी सी दर्द होती है, मुझे कोई ख़ास मसला नहीं है। यहाँ पर भी यही है कि मरीज़ सामने बैठा होता है, हमें ईसीजी में नज़र आ रहा होता है काम ख़राब है, और वो कह रहे होते हैं डॉक्टर साहब बस थोड़ा सा मसला है, कोई ख़ास बात नहीं है। मैंने कहा वैसे ही एहतियातन चेक करवा लूँ, लेकिन वो थोड़ा सा मसला ही जो है वो काफ़ी बड़ा मसला बड़ी जल्दी बन जाता है। एक बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि जो पैनिक अटैक होता है ना, तो उसके अंदर जो है पेशेंट जो है उसको, मतलब द पर्सन ही और शी इज डेफिनेटली श्योर कि मुझे ना हार्ट अटैक हो रहा है। अब के तो हुआ है, कलमा भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, यू नो, एंड व्हेन वी रीच द सीसीयू, ईसीजी हुआ वो भी ठीक, हार्मोन्स भी, जो कार्डिक एंजाइम्स है जो कराए वो भी ठीक, एंड यू नो इट हैपेंड आई थिंक वंस और ट्वाइस एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। सो वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? जी, ये भी है। यंगस्टर्स में वो हम एल्डरली में भी डॉक्टर साहब, हाँ, मैं पहले यंगस्टर्स पे बात करता हूँ फिर मैं एल्डरली पे आता हूँ। यंगस्टर्स में चूंकि इसका इंसिडेंस ज़्यादा है, दो वजह से।
एक तो ये जो आपके टीन्स और 20s का एज ग्रुप है, वो हमारे किंग्स में ना हमने एक जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें कोई उन्होंने 10 बेड्स जो हैं वो रखे हुए हैं टीन्स और 20s के एज ग्रुप के पेशेंट्स के लिए, जो वो यंगर एज के जो हार्ट डिजीज़ के आते हैं। तो उसमें कई बार पेशेंट्स वो हमें एडमिट करने पड़ते हैं जो पैल्पिटेशंस के साथ आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि बस मैं अभी बेहोश होने लगा। तो वो कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, तो वो उनको अल्टीमेटली हम 10 दिन रखते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सब कुछ होता है, निकलता कुछ नहीं है जी। लेकिन वो कह रहे होते हैं कि बस मैं तो अभी बेहोश हो जाऊंगा। सो ये बहुत इस तरह, एक तो चलें ये कैटेगरी है, या उसको हम मजाक में कह लें या उसको हम ज़रा ऑन लाइटर नोट एक बात कर लें। हाँ जी। तो लेकिन उसके बाद जो मोर सीरियस कंडीशन, वो जो पहले ड्रग्स एंड अल्कोहल पे बात हुई थी, अब कोकेन इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, कोकेन इनहेलेशन रादर मैं कहूँगा, इंजेक्शन नहीं, स्निफ। बिल्कुल स्निफिंग कोकेन। वो कोकेन जो है वो बड़ा सिवियर किस्म का नाली में स्पैज़म करती है। एग्जैक्टली। और वो उसको बिल्कुल टोटल बंद कर देती है। एक नाली जो खुली हुई है उसको एकदम बिल्कुल बंद करती है और एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक होता है। और वो 20-22 साल का लड़का होता है, उसकी ईसीजी देखो तो वो ऐसे लगता है कि बस इसके तो बिल्कुल अब नहीं बचेगा, ये तो गया काम से। हाँ। और हम जल्दी से उसको, मेरे साथ ये मेरे करियर में पिछले 20 साल में तकरीबन हर साल हुआ है ये, और ये पाकिस्तान में भी हुआ है, इंग्लैंड में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है कि वो ईसीजी पे सत्यानाश है, यंग आदमी है, हाँ हमें उस वक्त टाइम भी नहीं होता उससे पूछे कि भाई कोई रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ है, हम कहते हैं इमरजेंसी पहले इसकी एंजियोग्राफी तो करो ना। जब एंजियोग्राफी करते हैं तो अंदर नाली उस वक्त तक बिल्कुल खुल गई होती है क्योंकि उसका इफेक्ट चंद घंटे रहता है। अच्छा। वो उन चंद घंटों में उस मरीज़ की तबीयत ख़राब होती है, उसको उसके जानने अजीज़ दोस्त हॉस्पिटल आते हैं, हम उसकी जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करके एनजियो तक लेके जाते हैं। जब तक हम एनजियो करके उसकी तस्वीर शॉट लेते हैं, उसकी कॉरोनरीज की, उसकी दिल की नालियों को देखना शुरू करते हैं, वो नाली खुल गई होती है और वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, हालांकि ईसीजी में बिल्कुल काम ख़राब हुआ होता है। सो ये बड़ा कॉमन है कि एक यंगस्टर्स में कि वो रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ की वजह से एकदम नाली जो है वो बंद होती है, और एकदम बंद होती है और फिर 2-4-5 घंटे में फिर से खुल जाती है, नॉर्मल हो जाती है। हमें जब हम देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो ये भी एक है और रीज़न के वो जो आपने बात की पैनिक अटैक वाली, ये पैनिक अटैक तो नहीं है लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये भी हो सकता है जी, ये कि लगे कि पैनिक अटैक था लेकिन एक्चुअली कुछ ना कुछ हुआ था। जी जी जी। और फिर एल्डरली कह लें या मिडिल एज लोगों में पैनिक अटैक का भी रिवाज है। एल्डरली में भी वो कहते हैं ओल्ड एज इज सेकंड चाइल्डहुड, तो तो वो एल्डरली भी कुछ एट टाइम्स थोड़े से ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। तो उस वजह से भी ये पैनिक अटैक वाली इस बात जो आप कर रही हैं वो बिल्कुल बजाय कि हम देखते हैं लेकिन निकलता कुछ नहीं है। बेटे ने नहीं पूछा, बहू ने नहीं पूछा, मुझसे बात नहीं की, ये नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहू से लड़ाई तो बड़ा कॉमन जुमला है। अच्छा। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है, लोगों के आगाही के लिए अगर आप कुछ बताएं। जी हाँ, ये बड़ा अच्छा कि आपने ये सवाल किया, बिकॉज ये एक मिसकंसेप्शन है जो हमें थोड़ी सी क्लियर करनी चाहिए। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट और भी बहुत चीज़ों की वजह से हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो बड़ी माइनर चीज़, माइनर कह लें या एक बड़ी चीज़ जो कि जिसका बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं, कि आपको सडन कोई बुरी खबर मिले या सडन शॉक मिले, तो आपने सुना होगा कि वो एकदम सदमे से फौत हो गया, तो वो वाली चीज़ जो है वो भी कार्डियक अरेस्ट कर सकती है। उसके अलावा सीरियस इन्फेक्शंस हो जाएं, आपकी छाती में चेस्ट इन्फेक्शन बड़ी सिवियर हो, आजकल मौसम ऐसा है लोगों को बहुत सिवियर इन्फेक्शंस हो रही हैं, सिवियर इन्फेक्शन की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आपको खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो, आपकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, उस ब्लीडिंग की वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आपको फालज का अटैक हो, वो सिवियर किस्म का, उसकी वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कार्डियक अरेस्ट बेशक हार्ट अटैक से लिंक्ड है, लेकिन हार्ट अटैक ना भी हो तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और उसकी और वजूहात भी हैं। तो इसलिए वो मैं ये बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि कई बार मरीज़ की डेथ होती है और उसको कार्डियक अरेस्ट करके, हार्ट अटैक करके हम छोड़ देते हैं कि बस यही है। अब हम लोग इंग्लैंड में अगर कॉज और डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर अगर हम कार्डियक अरेस्ट लिखें तो कॉरोनर उस सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर देता है। वो कहते हैं नहीं, ये मैकेनिज्म ऑफ डेथ है,
कॉज क्या है, कार्डियक अरेस्ट हुआ क्यों, एग्जैक्टली। कॉज ऑफ डेथ लिखेंगे, कार्डियक अरेस्ट हुआ बिकॉज इसको सिवियर चेस्ट इन्फेक्शन थी, या कार्डियक अरेस्ट हुआ बिकॉज इसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, या कार्डियक अरेस्ट हुआ बिकॉज इसको कुछ और मतलब पोस्ट ऑपरेटिवली कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई। सो दिस इज द मैकेनिज्म बट नॉट द कॉज। हाँ, ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखने वाली कि हम अगर क्यों ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यंग लोगों में जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें काफ़ी चांस होता है कि उनके दिल की कोई बीमारी थी जो कि पैदाइश के टाइम से थी, जो कि चेक नहीं की गई। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब बच्चा पैदा होता है तो उसके इतने डिटेल्ड चेक्स नहीं कराए जाते अनलेस कि वो बीमार हो। अगर वो बीमार हो तो फिर चेक्स होते हैं तो कहीं बाद में पता लगता है। तो अगर कोई हार्ट की डिजीज़ उस वक्त पैदाइशी हो जो कि ज़्यादा ना हो, उसकी वजह से बच्चा पैदाइश के टाइम पे बिल्कुल हेल्दी होगा। 7, 8, 9 साल की उम्र पे जाकर उसकी शायद तबीयत ख़राब होना शुरू हो, या शायद वो भी ना हो। वो टीनेज ईयर्स में जब वो क्रिकेट खेलना शुरू करे, फुटबॉल खेलना शुरू करे, भाग दौड़ करे, तो फिर पेरेंट्स देखें कि ये बच्चा जो है इसको सांस चढ़ जाता है, इसका रंग नीला पड़ जाता है, ये थोड़ा सा खेलता है तो बैठ जाता है, तो फिर पता लगेगा कि अच्छा इसके दिल में कोई मसला है। तो इसलिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि हम ये जहन में रखें कि हर कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से नहीं होता, ख़ास तौर पे यंग लोगों में। हाँ, and in other words we can say that the pathology is different, पैथोलॉजी इज mechanism जी of बिल्कुल action. So I attended a wedding of a very young couple last year. Hardly they are in their 20s, and I talked to the father, you know, a day before. He's a brigadier. कहने लगे इतनी परेशानी हुई मैम, आपको क्या बताऊं कि मेरा जो बेटा है जिसकी शादी में आप आई थी, लेफ्ट वेंट्रिकल ने काम करना छोड़ दिया। तो एडिंग टू योर स्टेटमेंट व्हिच you said just mentioned that you know we don't examine कि जो बच्चा पैदा हुआ है या उसके प्रॉपर कोई इस तरह से जी कि अच्छा हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई अचानक कोई ऊपर से कोई बला आई है जिससे उसके हार्ट पे अटैक किया था। ऑफ कोर्स दैट वाज मिस्ड, जी आई डोंट थिंक। At तो birth कह रहे हैं ही कि check ना हुआ। फिर हम उसको लेके गए और फिर वो अमेरिका लेके गए और उसका लेफ्ट वेंट्रिकल में उन्होंने कुछ डाला। सो दैट्स व्हाट इट इज़ कि बिकॉज वी आर सो इग्नोरेंट अबाउट आवर। जी वही ना, वो इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। अब कुछ यंगस्टर्स में हार्ट डिजीज़ और कार्डियक अरेस्ट हाईलाइट होने लगा है, आप लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से लोगों को पता लगने लगा है, तो अब लोग इस तरफ सोचने लगे हैं, वरना अदरवाइज पहले लोग नहीं सोचते थे। डॉक्टर साहब, एंजियोग्राफी से लोग बहुत डरते हैं, जी खौफ पाया जाता है। तो उसके अलावा मुझे ये लगता है वो जो वेन वगैरह का सिलसिला होता है, पहले तो वो लेग से करते थे, अब शायद आर्म से भी करने लगे हैं। जी तो सादा अल्फाज में ये आप बताइए एंजियोग्राफी कैसी होती है? इन्वेस्टिगेटिव भी है, डायग्नोस्टिक भी है और थेरेप्यूटिक भी है, जी और किन मरीज़ों के लिए ये बिल्कुल नागुज़ीर है? जी देखें, पहली बात यह है कि एंजियोग्राफी एक टेस्ट है, ये इलाज नहीं है। एक बात। दूसरी बात, एंजियोग्राफी से घबराएं नहीं, ये एक बहुत सेफ टेस्ट है। और अगर मैं इसकी सेफ्टी की बात करूं तो जो फिगर्स हम कोट करते हैं वो ये है कि आपकी डेथ का चांस एंजियोग्राफी के नतीजे में उससे कम है बनिस्बत के आपकी डेथ हो जाए किसी एयर क्रैश में। एक जहाज के गिरने का चांस ज़्यादा है और जहाज के गिरने से डेथ का चांस ज़्यादा है बनिस्बत एंजियोग्राफी से डेथ का चांस। अब आप खुद देख लें जहाज कितने गिरते हैं, पिछले साल तो काफ़ी गिरे थे, लेकिन उसके अलावा आम तौर पे इतने नहीं गिरते। तो पूरी दुनिया में जहाज़ कितने गिरते हैं और पाकिस्तान में कितने गिरते हैं, उससे डेथ का चांस कितना है, और उसके मुकाबले में एंजियोग्राफी का जो रिस्क है वो उससे भी कम है। सो आप इस एक फिगर में कोट कर रहा हूँ अंदाज़न एक आम पब्लिक को एक समझाने के लिए कि ये कितना सेफ टेस्ट है। और फिर मेरे से लोग पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एंजियोग्राफी तो हम करवा लें, इसमें कोई ख़तरा है? तो मैं कहता हूँ देखिए, ख़तरा तो ज़िंदगी में हर चीज़ में है। आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो ख़तरा है कि गाड़ी टक्कर मार देगी, लेकिन अगर आप देख के सड़क क्रॉस करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह एंजियोग्राफी में भी ख़तरा तो है, लेकिन साथ ही साथ एंजियोग्राफी की क्यों जा रही है ये जहन में रखें कि इसलिए की जा रही है कि दिल की कोई तकलीफ़ है। तो अगर करने में ख़तरा है तो फिर ना करने में भी तो ख़तरा है। exactly. कि वो तकलीफ़ अगर मिस हो गई तो वो ज़्यादा मसला करेगी। एक टेस्ट जो कि सेफ़ है,
जिसको करने में ख़तरा बेशक है लेकिन बहुत कम, बेहद कम ख़तरा है और एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में तो ये बहुत सेफ़ है। मेरे एक बॉस इजिप्शियन होते थे लंदन में, व्हेन आई वाज वर्किंग ट्रेनिंग देयर, वो कहते थे कि ये इतना सिंपल टेस्ट है कि मैं 3 महीने में एक बंदर को एंजियोग्राम करना सिखा सकता हूँ। मतलब ये इतना सिंपल है। अच्छा। और इसमें हमारी कोई इतनी कारीगरी भी नहीं होती, अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ता बनाया हुआ है ऑलरेडी। आपने जी, जैसा कहा हाथ से और टांग से, हाथ की नाली और टांग की नाली सीधी दिल में जाती है, तो हम उसके ज़रिए ही बस एक छोटी सी ट्यूब डालते हैं। वो हर इंसान को जो अस्पताल में कभी इंजेक्शन लगवाने गए होंगे या ड्रिप लगवाने गए होंगे, इंजेक्शन में तो नहीं लेकिन ड्रिप में वो एक छोटा सा आपको चीज़ बोलते हैं, जिसे कहते हैं बर्नूला। ब्रेंडुलम। हाँ, वो ब्रैन्यूला जो है, वो ब्रैन्यूला जैसे आम ज़ुबान में बर्नूला लोग बोलते हैं, वो जिस तरह एक बर्नूला डाला जाता है उसी तरह हम एक छोटी सी नाली डालते हैं और उसके ज़रिए एक इंजेक्शन देते हैं और एंजियोग्राफी हो जाती है। हार्डली 5 से 7 मिनट का टेस्ट है। मैं कई बार बुज़ुर्गों की एंजियोग्राफी कर रहा था तो मैं उनसे गपशप भी लगाता रहता हूँ। तो एक बार मुझे याद है, मजाक हुआ कि वो एक अम्मा जी थी, मैं उनकी एंजियोग्राफी करते हुए उनसे गपशप भी लगा रहा था, उनके बच्चों के बारे में पूछ रहा था, उनके घर के बारे में बातें कर रहा था, बड़ी नर्वस थी, तो साथ साथ एंजियोग्राफी भी करी जा रहा था। दर्द तो नहीं हो रहा था? नहीं, वही ना, एंजियोग्राफी भी कर रहा था, सुन करके हमने किया, दर्द भी बिल्कुल नहीं होता। अब तो इतनी फाइन चीज़ें आ गई हैं कि उसमें कोई ब्लेड नहीं इस्तेमाल होता, कोई ब्लेड नहीं है, कोई चीरा नहीं देना हमने सिर्फ उस जगह को सुन करके एक छोटी सी पतली सी ट्यूब अंदर पास करनी है और बस, और एंजियोग्राफी हो जाती है। तो मैं वो अम्मा जी की गपशप लगाते गए जा, तो अम्मा जी मुझे कहने लगी, पुत्र तू गप्पा लाई जा रहे हैं, कम भी तो शुरू करना। तो मैं कहा अम्मा जी हम तो कम खत्म होना काम हो गया। हाँ, हंसी तो कर लिए। तो वो इतना सिंपल है कि बातों बातों में ही हो जाती है। जी। तो इसलिए इससे घबराएं नहीं, ये टेस्ट आपकी जान बचाता है। मैं ये बड़ा जोर दे के कहता हूँ हर एक को कि ये वाहिद टेस्ट है जो कि आप कह सकते हैं मेडिकल फील्ड में कि ये वाकई लाइफ सेविंग है। लाइफ सेविंग। ये ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क है। अगर आप ये करवाएंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है। जी। तो थेरेप्यूटिक इस लिहाज से हुआ कि स्टेंट भी तो डाल देते हैं ना? जी, जब एक बार एंजियोग्राफी हो जाती है, उसके बाद फिर एक चीज़ जिसे बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, जो कि पुराना लफ्ज़ है। अब एंजियोप्लास्टी से आगे स्टेंट, एंजियोप्लास्टी थी जिसमें हम सिर्फ बलून इस्तेमाल करते थे, अब बलून के साथ एक स्टेंट भी डाल देते हैं। तो वो एंजियोप्लास्टी से अब बात आगे चली गई, जिसे हम PCI कहते हैं, परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन, और इसकी भी एक फर्दर फॉर्म है प्राइमरी PCI, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा उसके बारे में बड़ी बात कर रही हैं। प्राइमरी PCI का काफ़ी शोर मचा हुआ है, पूरे पंजाब में ये शुरू करना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ जो है, अगेन दैट इज़ व्हाट इज़ अगेन लाइफ सेविंग टेक्निक्स, ये जो एंजियोप्लास्टी और PCI और प्राइमरी PCI है। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो उससे जो पेशेंट्स घबराते हैं, वो जो लिम्स के थ्रू जाते हैं ना, जी जी। तो वो जख्म जो वो पेन करता है बहुत बाद में, उसको काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं। देखिए, अब वक्त के साथ बहुत नई हमारे पास इक्विपमेंट आ गई है। अब वो इतनी फाइन इक्विपमेंट होती है कि आप मतलब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी वो एक ब्रांडुला की, वो जो ब्रांडुला के अंदर सबको ज़िंदगी में ब्रांडुला कहीं ना कहीं कभी ना कभी लगा होता है। हर शख्स जिसको ज़िंदगी में ड्रिप लगी है उसको ब्रांडुला लगता है, क्योंकि ड्रिप जब वो ब्रांडुला के थ्रू ही जाती है। जी वो जो ब्रांडुला की प्लास्टिक की ट्यूब है वही ट्यूब हमारी है, जी। उससे बड़ी नहीं है। तो अगर आपने ब्रैन्युलर लगवा लिया है तो इसका मतलब है कि आप एंजियोग्राफी के दौरान आपको बिल्कुल भी कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। अगर आप ब्रैन्युलर की तकलीफ सह सकते हैं तो एंजियोग्राफी की भी आप सह सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है कुछ लोगों को और पता ही नहीं चलता उनको, ये क्या होता है और जी। किस लिए होता है, इसकी वजूहत क्या? जी, साइलेंट हार्ट अटैक आमतौर पे एसोसिएट किया जाता है डायबिटिक्स के साथ, कि हार्ट अटैक हुआ और पता नहीं लगता। उसको भी वो भी डिबेटेबल है कि पता नहीं लगता, इन द सेंस कि कोई ना कोई अलामात ज़रूर होती हैं, लेकिन वो टिपिकल साइंस नहीं होते जो हार्ट अटैक के होते हैं। तो मरीज़ सोचता है कि यार अच्छा ये तो जैसे आपने पहले कहा था कि मुझे बदहज़मी हो रही है या चलो उल्टियाँ आ गई 2-3 बार, वो होता हार्ट अटैक की वजह से ही है। लेकिन मरीज़ को चूँकि आइडिया नहीं होता, हाँ, चेस्ट पेन नहीं होती या इवन छाती में घुटन नहीं होती, वो सोचता है कि यार ये तो ऐसे ही मैंने रात को खाना खाया था उसमें कुछ था जिसकी वजह से हो गया। तो वो साइलेंट हार्ट अटैक बिल्कुल एक इंसिडेंस है, लेकिन वो इतना भी साइलेंट नहीं होता जितना आमतौर पे तस्वुर किया जाता है। उसका कुछ ना कुछ तो फिर भी साइन आता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर हम बाहर चीज़ को हार्ट अटैक से लिंक करेंगे तो लोग भी डर जाते हैं,
फिर वो कहेंगे डॉक्टर साहब हर चीज़ से डरा रहे हैं। आप ना डरे। हाँ, तो पाकिस्तान में ये एक जुमला बड़ा आम है कि ना उस डॉक्टर ने तो इतना डराया, डॉक्टर साहब इतना डराया, तो डॉक्टरों को पता नहीं क्या एक हवा बनाया हुआ है। बस लेकिन वो मैं डॉक्टर एक मॉडरेट राय होती है, आपने जो बात है उससे आपने बताना भी है और वो भी करना है, तो हमें हकीकत तो बताना हमारा फ़र्ज़ होता है। मैं तो वही बात करूंगा, मैं तो मरीजों को वही कहता हूँ, वो जो बड़ा मशहूर जुमला था, आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल सही बात, आपने घबराना नहीं है। डॉक्टर साहब ये जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है और ख़ास तौर से गुस्सा, एंगर टैंट्रम्स, ये दिल की बीमारी का बायस बनते हैं। देखें, स्ट्रेस, ये भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेस इज़ द न्यू स्मोकिंग एलिमेंट। डायरेक्ट लिंक तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, कोई रिसर्च या स्टडीज़ ऐसी नहीं है जो कहें कि अच्छा जी आपको स्ट्रेस हुई तो आपको हार्ट अटैक, ये 10 लोग हैं इनको स्ट्रेस हुई तो हार्ट अटैक हुआ, ये 10 इनको स्ट्रेस नहीं हुई तो हार्ट अटैक नहीं हुआ, ऐसी कोई हमारे पास स्टडी नहीं है। और इस डे एंड एज में, इतनी फास्ट मूविंग लाइफ में, जहाँ पे कि इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, स्ट्रेस तो ज़िंदगी का हिस्सा है। आप कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो कहेगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है। बिल्कुल सही बात। ज़िंदगी अब जिस तरह है उसमें अब किसी ना किसी शेप और फॉर्म में स्ट्रेस तो है। तो इसको आप कभी भी इंटायरली रूल आउट नहीं कर सकते। आप ये कह नहीं सकते कि जी इसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि हर आदमी के कोई स्ट्रेस है तो फिर सारों को ही होना चाहिए। और ये नहीं कह सकते कि नहीं स्ट्रेस नहीं होगी तो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस तो होगी। यू नो वही बात, एक जुमला जो बड़ा मुश्किल है कि आराम तो अब कब्र में मिलता है सिर्फ, तो इसलिए उससे पहले तो स्ट्रेस है। तो वो बहुत सही बात की आप। जी, तो इसलिए अल्लाह करे हमारी कब्र भी आराम दे और जन्नत की खिड़की खुली भी हो, बस ये तो जन्नत के बागों में से एक बाग हो। बस दुआ करें। तो जो जिम और हैवी वर्कआउट और इंटेंस वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो है, मैंने एक केस सुना था। इट वाज अ यंग मैन, हार्डली इन इट्स लेट 30s और 40 मैक्स। सो ही यूज्ड टू वर्क आउट रेगुलरली और ये हुआ था कि चंद दिन पहले सारे बेसलाइंस हुए थे। हार्ट का मुझे नहीं पता, बहरहाल के हुआ था नहीं, कितनी डिटेल नहीं पता, लेकिन वो सब नॉर्मल आए थे। और ही वॉज द हेल्दीएस्ट यंगेस्ट ऑफ ऑल ब्रदर्स एंड ही पास्ड अवे इन इंस्टेंटली। जी जी बिल्कुल। ऐसी और भी चीज़ें सामने आई हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो वेल नोन है। और ये जी। हार्ट डिजीज़ इन द यंग में तो ये बड़ा कॉमन है। हम जो स्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग स्पोर्ट्स बहुत देखा गया है। तो इसलिए ये एक है, और जिस हमने इस टॉपिक पे बात की कि मल्टीपल इसके फैक्टर्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए हार्ट डिजीज़ के बारे में। और बच्चा जब पैदा होता है तो उसका फुल फिज़िकल होना चाहिए, ताकि हर चीज़ को रिव्यू किया जाए। और उसके बाद आप एक गाड़ी नई खरीद के लाते हैं शोरूम से, बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो उसके भी आप हर बटन को दबा के देखते हैं और उसके मैनुअल को पढ़ते हैं और उसको मोटरवे पे ले जाके उसको 150 की स्पीड पे दौड़ाते हैं, अपना स्पीडिंग फाइन करवाते हैं तो उसको चेक करने के लिए। तो अगर एक गाड़ी के साथ आप ये करते हैं तो आपकी औलाद जो है उसके साथ तो आपको और मतलब अवेयरनेस ही नहीं है ना। जी। एनर्जी ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टू मच कॉफ़ी, इसका क्या रोल है? ये बहुत भी रोल दिल है। के दुश्मन है। बहुत रोल है एनर्जी ड्रिंक्स का। ये हार्ट अटैक तो नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ दिल की जो धड़कन है उसको बढ़ाते हैं। हम जनरली जो पेशेंट्स आते हैं कहते हैं मेरा दिल फड़फड़ाता है, जिसे हम इंग्लिश में पैल्पिटेशंस भी बोलते हैं। वो जब मरीज़ आते हैं तो मैं तो डायरेक्ट उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप दिन में कॉफ़ी कितनी पीते हैं, चाय कितनी पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, ये जो रेड बुल है, इस तरह की चीज़ें, ये कि रेड बुल और स्टिंग और इस तरह की चीज़ें, फिर कोक और पेप्सी, ये आप कितनी कंज्यूम करते हैं, ये सब चीज़ें, और चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें कैफ़ीन होती है और ये कैफ़ीन की वजह से आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ वो फिर आपके दिल को भी तेज़ करती हैं। अगर आपके ओवरऑल जिस्म को तेज़ करती हैं तो आपके दिल को भी तेज़ करती हैं। तो एक बार मुझे याद है टोनी ब्लेयर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के,
वो उस प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और प्राइम मिनिस्टरशिप से के बाद की बात है, वो हमारे अंडर एडमिट हुए इंग्लैंड में। तो मेरे बॉस के अंडर एडमिट हुए, मैं उनका नंबर 2 था। तो रात को अगली सुबह उनके हार्ट का एक प्रोसीजर होना था। तो मैंने कहा भाई एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अगली सुबह प्रोसीजर होना है, मैंने कहा रात को जाके मैं ज़रा सब कुछ देख आऊँ, सब ठीक है। तो मैं रात को गया, तो वो और उनकी मिसेस शेरी ब्लेयर जो हैं, वो दोनों वही बैठे थे कमरे में। तो मैं जाके नोट्स देखने लगा, ज़रा हेलो हाय की। तो मुझे उन्होंने क्वेश्चन किया, तो कि ये मुझे, वो आए थे, उनकी दिल की धड़कन कोई 140-150 पे गई हुई थी। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि ये मेरे साथ हुआ क्यों। तो मैंने कहा, मैंने मजाक किया, मैंने कहा ऑब्वियसली आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ आप लीड करते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और ये वजह भी है, वो वजह भी है। साथ ही मैंने कहा अच्छा आपकी टी और कॉफ़ी कंजम्पशन कितनी है? तो कहते चाय तो मैं ज़्यादा नहीं पीता, मुझे चाय का इतना शौक़ नहीं है, हाँ कॉफ़ी मैं थोड़ी ज़्यादा पीता हूँ। तो उन्होंने जब कहा ना थोड़ी ज़्यादा, तो उनकी बेगम ने मेरी तरफ देखे कहा थोड़ी ज़्यादा, तंजिया उन्होंने कहा ना। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा इज़ इट एक्सेसिव? तो वो इससे पहले वो जवाब देते, उनकी बेगम कहती ही ड्रिंक्स 15 कप्स ऑफ कॉफ़ी इन अ डे। बस तो मैं भी पता चल गया। हाँ, तो कहते हैं एक्सेसिव नहीं है, दिन में 15 कप कॉफ़ी के पीता है तो दिल की धड़कन तो तेज़ होगी ना। हाँ अल्लाह। तो वो ये चीज़ें करती हैं, ये ट्रिगर करती हैं। जी 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 जी। तो ये तो जाहिर है वो होता है। ख़वातीन में मेनोपॉज के बाद इंसिडेंस बढ़ जाता है हार्ट अटैक का। जी बिल्कुल। उसके उनके जो हार्मोन्स एस्ट्रोजन और वो सब, वो थोड़ा सा आप बताएंगे कि ख़वातीन को तो फिर ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और ज़्यादा ख़वातीन वैसे ही अपने आप को छोड़ी बैठी होती है। बिल्कुल हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं, अवेयर तबका जो है वो है अवेयर, लेकिन जो नहीं है वो समझता है बस अब शादी हो गई तो फारिग बिल्कुल। हाँ जी, नहीं वो ये है प्रॉब्लम। लकीली ख़वातीन में आपने भी जितना देखा होगा, आप सही कह रही हैं कि कभी आपने नहीं सुना होगा कि एक 40 या इवन 50 साल की खातून को हार्ट अटैक हुआ है। ख़वातीन को हार्ट अटैक यूजुअली 60 या 65 की उम्र के बाद ही होता है, और वो इसीलिए कि वो उससे पहले वो अपने हार्मोन से प्रोटेक्टेड हैं। बल्कि अब वो जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ आ गई हैं मेनोपॉज में, वो बहुत ही पॉपुलर होती हैं ख़वातीन में, क्योंकि उसकी एक वजह ये भी है, वो कहती हैं अच्छा चलो ठीक है मैं लेती हूँ, तो मैं 65 की उम्र के बाद भी फिर हार्ट अटैक से बची रहूँगी। तो इसलिए ये ज़रूर है कि मेनोपॉज से पहले ख़वातीन प्रोटेक्टेड होती हैं, और उसके बाद जो है वो फिर उनको हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन अब ये मैंने कहा HRT अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी यूज़ होने लग गई है। अच्छा। तो यहाँ अब वो रिस्क भी अब आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक जो ख़वातीन HRT शुरू करेंगी, वो रिस्क भी कम हो जाता है। ज़ाहिर बात है HRT के अपने रिस्क हैं, वो इंक्रीज़ कर देता है रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। बहुत सारे रिस्क है डॉक्टर साहब, आर यू प्रो HRT? बिकॉज़ देयर इज सो मेनी रिस्क, हाइपरटेंशन है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या मेजर सारे हैं। देखिए एनीथिंग, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। यस। आप पैरासीटामोल की भी एक गोली जो है वो दिन में आप 4 से 6 गोलियां खाएं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप 6 से 8 गोलियां या 8 से भी ज़्यादा गोलियां आप दिन में खा लें तो वो आपके लिवर को डैमेज करेगी। आप 8 गोलियां पैरासीटामोल की दिन में आदमी बड़े आराम से खा सकता है, वो इसलिए कि उसकी एक टाइम की डोज 2 गोलियां हैं। आप सुबह को उठे, आपकी दांत में शदीद दर्द है, आपने 2 गोली खा ली, नहीं ठीक हुआ, 2 दोपहर को खा ली, फिर ठीक नहीं हुआ, आपने 2 शाम को खा ली, रात तक कुछ बेहतर हुआ, आपने कहा यार मैं ज़रा 2 और खा लूँ ताकि रात को तंग ना करे, तो आपने 8 गोलियाँ खा ली। अब वो 8 गोलियाँ खा के अगले दिन आप अपना ब्लड का टेस्ट करवाएंगे तो आपका जिगर ख़राब हुआ होगा, हालांकि वो पैरासीटामोल की गोली है, 8 आने की आती है, सोचते भी नहीं है, हम खा लेते हैं लेकिन वो भी ख़तरनाक है। तो इसी तरह HRT में अगर आप विद इन लिमिट्स रह के उसको करें, उसको मॉनिटर करें, तो वो बहुत यूज़फुल है और वो बहुत इफ़ेक्टिव है, और वो ओवरऑल वेलबींग, जो फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है फीमेल्स में उसकी वजह से, वो तो इमेंस है। मतलब ख़वातीन जो कि 20-20 साल से HRT पे होती हैं और उनको हम कहते हैं कि अच्छा आप इसको अब छोड़ दें, तो वो कहती हैं नहीं, आई फील वंडरफुल बिकॉज ऑफ इट, आई डोंट वांट टू स्टॉप इट। ख़वातीन जो 70, 75, 80 साल की उम्र में हैं, वो भी दे से कि आई फील लाइक आई एम इन माई 40s और 50s,
मेरे में एनर्जी है, मेरे में एक जो काम करने को दिल करता है, खाने पीने को दिल करता है, लोगों से मिलने को दिल करता है, तो मैं इसको छोड़ती हूँ तो मैं तो 2 हफ्ते में बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे मैं बेजार हो गई हूँ। अच्छा, इसलिए उसका एक मेंटल वेलबींग पे उसका बड़ा इम्पैक्ट है। मेंटल भी और फिजिकल भी, एंटी एजिंग भी है। बिल्कुल फिजिकल भी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे सॉरी माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन भी, फिर डीवीटी भी, फिर क्लॉट्स भी, जी जी फिर कैंसर का भी, तो ये सारी चीज़ें इतनी मेजर है, मैंने डेथ्स होते देखी हैं डॉक्टर साहब। देखिए मतलब इंसिडेंट्स को आप एक रख दें, बट द थिंग वट एवर इज इट इज नहीं वो है, नो डाउट। एडवर्स इफेक्ट्स तो बहुत डेंजरस है, जी जी वो है बहुत डेंजरस है। कुछ वो थोड़ा सा कहते हैं बद से बदनाम बुरा नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन जो है वो है ना। जी जी वो है, लेकिन जिसका मैंने अभी माजरत के साथ जी मैं जी नहीं आई एग्री। देखिए अब हम स्टेंट डालते हैं दिल में, ठीक है, मरीज पूछता है कि डॉक्टर साहब ये स्टेंट बंद तो नहीं हो जाएगा? तो मैं उन्हें कहता हूँ देखें, पहली रात अगर ठीक रहा और पहला हफ्ता ठीक रहा और पहला महीना ठीक रहा तो ये अगले 20 साल ठीक रहेगा। कहते हैं पहले बच्चे। हाँ, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहली रात हो गया तो फिर, मैं कहता हूँ अगर हो गया तो फिर हो गया, फिर वो फिर मेरी नाअहली है कि अगर मैंने स्टेंट डाला और वो पहली रात ही बंद हो गया तो वो नहीं होगा बंद। तो यू नो, तो यस कुछ रिस्क्स तो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन वो रिस्क को फिर आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए आप जब भी एक चीज़ करते हैं, जैसे मैंने मिसाल दी, आप सड़क क्रॉस करते हैं तो एक रिस्क है कि गाड़ी टक्कर मार देगी, आप उस रिस्क को मैनेज करते हैं। अब आपको मिसाल के तौर पे आपको डर है कि क्लॉट्स हो जाएंगे तो उसके साथ आप ब्लड थिनर ले लें। आपको डर है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो आप ब्लड मॉनिटर करें ब्लड प्रेशर को। अगर कभी हाई ब्लड प्रेशर, देखें 70s में वैसे भी रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर जो है वो इन जो 40s उसके मुकाबले में रिस्क 70s में डबल हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप HRT की वजह से हो गया तो वैसे भी तो 70s में रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर था ही ना। अगर बिलफर्ज हो गया तो वो जो ब्लड प्रेशर की गोली आपने वैसे लेनी थी, चलो अब ऐसे ले लें, कम से कम आपको बाकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मेनोपॉज के वो तो नहीं होंगे। नॉट टू मेंशन के अगर आपको फीलिंग ऑफ वेलबींग हो रही है तो आप एटलीस्ट आपका गोली खाने को दिल तो करेगा वरना अगर आप नहीं ले रहे और ब्लड प्रेशर वैसे हो गया तो आपका गोली खाने को भी दिल नहीं करेगा। सो ये तय हो गया कि आप प्रो है। मैं प्रो HRT। मैं प्रो HRT। ओके, यू आर प्रो। आई एम प्रो हेल्थ एंड आई एम प्रो वेलबींग। प्रो वेलबींग, हाँ। ओके। बाकी उस रिस्क को मैनेज करना है, वो तो फिर अब इन योर 60s एंड 70s यू आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ एनी मेडिकल कंडीशन even if you don't take HRT. So you might as well take it and then manage that risk because आपको वो रिस्क वैसे भी तो मैनेज करना ही है ना, तो जो उसका फ़ायदा है वो तो लें। मेरा ये पॉइंट उसका So those ladies who are taking HRT, they're happy? बिल्कुल। You find them happy? नहीं इट्स अमेजिंग। मैं बल्कि मजाक मुझे बात याद आ गई कि एक पेशेंट थी, वो शी वाज 85 और मैंने उनका प्रोसीजर किया तो अगली सुबह मैं CCU में थी, मैं अपनी टीम के साथ गया उनको देखने, तो वो बड़ी तैयार होके हॉस्पिटल बेड में लेटी हुई, घर जाने को तैयार। मैंने मजाक किया, मैंने कहा आप तो लगता है बिल्कुल यहाँ से पार्टी करने जा रही हैं। तो वो कहती हाँ बिल्कुल, आई फील रियली यंग, जब से मैंने HRT शुरू किया, आई हैव अ न्यू बॉयफ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू गो एंड सेलिब्रेट। That's great, हाँ। तो मैंने कहा 85 की एज पे यू गोइंग टू गो एंड सेलिब्रेट विद न्यू बॉयफ्रेंड, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सो डॉक्टर साहब, अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो फिर भी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं जी, और इसका मतलब कोई और इसके कॉजेज हैं? जी जी जी। अच्छा, उसके अलावा अगर किसी को जेनेटिकली मिल रहा है ये हार्ट डिजीजेस, जी जी, तो ये कल ही हमारे यहाँ बात हो रही थी बल्कि, तो वो क्या करे? देखें एक बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च आई थी जो कि पब्लिश हुई थी, अमेरिका का बड़ा लीडिंग मेडिकल जर्नल है द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, आपने सुना ही होगा। जी जी। उसमें उन्होंने डिस्कवर किया था कि आपके जो हार्ट की ब्लड वेसल्स भी और जनरली बॉडी की जो वेसल्स हैं वो भी वो जो उनकी लाइनिंग है जिसे हम एंडोथीलियम बोलते हैं, वो लाइनिंग बनाते हैं सेल्स जिन्हें हम कहते हैं एंडोथीलियल प्रोजेनिटर सेल्स। वो आपने देखा होगा, सुना, आपको आइडिया आई एम श्योर है कि वो जब ब्लड वेसल बनती है तो वो एक्चुअल मैच्योर सेल से पहले वो एक प्रोजेनिटर सेल होता है जिससे फिर एक मैच्योर सेल बनता है और वो वेसल की लाइनिंग बनाता है। और वो लाइनिंग जो है वो एवरी 30 to 40 डेज रिप्लेस होती है।
और वो एंडोथेलियल प्रोजेनिटर सेल्स, जिसे हम EPCs बोलते हैं, ये मैं ज़रा टेक्निकल टर्म्स में जा रहा हूँ, लेकिन मोटी सी बात यह है कि आपकी खून की नालियाँ जो हैं उसकी अंदर की लाइनिंग हर 30 से 40 दिन के बाद नई बनती है। ओके। और उसको नई बनाने वाले जो सेल हैं उनको हम EPC बोलते हैं। उन्होंने शो किया था कि आपके बॉडी में जितने EPC होंगे उतना आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम होगा। ओके। और वो बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च आई थी, बिकॉज उन्होंने शो किया था कि अगर आपके EPC दुगने हैं नॉर्मल के मुकाबले में, तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क आधा है। इनवर्सली जितने वो बढ़ेंगे उतना, अगर वो 10% बढ़ेंगे तो हार्ट अटैक का रिस्क 10% कम हो जाएगा, 20% बढ़ेंगे हार्ट अटैक का रिस्क 20% कम हो जाएगा। और उसके बाद EPC काउंट जो था वो हार्ट डिजीज को क्वांटिफाई करने में ये टेस्ट जो था ये एक एस्टैब्लिश टेस्ट बन गया था। ओके। और वो जो EPC थे वो उसके बारे में ये कहते थे कि जो आपकी स्टैटिन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करती हैं, वो स्टैटिन दवाइयाँ जो हैं वो EPC काउंट को बढ़ाती हैं। मतलब कि जो वो गोली स्टैटिन खाएगा उससे EPC काउंट बढ़ेगा, और जितना EPC काउंट बढ़ेगा उतना हार्ट अटैक का ख़तरा कम होगा। और उसके बाद से फिर ये हमारी अब जो ट्रीटमेंट मोडालिटी बन गई थी कि जिसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है उसको भी हम स्टैटिन देते थे। पहले हम सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को स्टैटिन देते थे, लेकिन अब पिछले तकरीबन 10 साल से हम नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वालों को भी स्टैटिन देने लग गए। क्यों? क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बेशक नॉर्मल भी हो तो हम EPC काउंट अगर हम बढ़ा लेंगे तो हमारा रिस्क हार्ट अटैक का कम हो जाएगा। ये बात सारी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई, आपने जो सवाल किया कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वालों को भी हार्ट अटैक होता है, वो इसलिए कि उसका लिंक वो EPC काउंट से भी है। EPC काउंट स्मोकिंग से कम होता है। अब एक आदमी जिसका जो स्मोक करता है उसका कोलेस्ट्रॉल बेशक नॉर्मल है, अब वो स्मोकिंग कर रहा है, उसका EPC काउंट ड्रॉप करेगा, जितना ड्रॉप एक तरफ वो ड्रॉप कर रहा होगा दूसरी तरफ हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो काउंट से वो लिंक्ड है। अब तो इंटरनेशनली इंग्लैंड में या यूरोप में या US में EPC काउंट टेस्टिंग की जाती है, हमारे यहाँ नहीं होती, लेकिन ये की जाती है। बड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है, इंग्लैंड में भी NHS पे आप नहीं करवा सकते, आपको प्राइवेटली कराना पड़ता है, एंड इट कॉस्ट 1200 पाउंड्स, तो वो तकरीबन 5 लाख रुपए का टेस्ट है। लेकिन वो टेस्ट जो है वो आपको बता देता है कि आपका क्या रिस्क है और किधर आप खड़े हैं। आप 5 साल में एक बार करवाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किधर खड़े हैं। सो ये बात आपकी है कि अब सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही वो चीज़ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल जिस चीज़ को आगे ख़राब करता है। अब हार्ट डिजीज़ की ट्रीटमेंट बड़ी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चली गई है। हम हर 6 महीने के बाद यूरोप में या अमेरिका में जो हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उस पर हम जाते हैं तो वो पता लगता है कि वो कोई नई चीज़ लेके आ गए हैं। बंदे को ऐसे लगता है कि यार हम तो पाकिस्तान में पिछले 6 महीने से बिल्कुल ही 10 साल पुराना इलाज कर रहे हैं। सही तो बहुत नई चीज़ें आ जाती हैं, बड़ा रैपिडली आ जाती हैं। और अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत होने लग गए हैं। हमारे पाकिस्तानी कॉलीग्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, और यहाँ पे भी कई चीज़ें अब आ गई हैं। जी। सो बहरहाल तो ये बात आई थिंक अंडरलाइंग फैक्टर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो पैथोलॉजी है वो ये है कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के साथ भी आपको हार्ट अटैक क्यों होता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग खुद से एस्पिरिन खा रहे होते हैं, तो वो क्या दिल के लिए सेफ है? जी रोज़ाना लेना ओवर द एज ऑफ 50। वही बात मैं ये फिर वापस ये ब्लड वेसल और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके मैं बात करूँगा कि ब्लड वेसल ओवर द एज ऑफ 50 आपकी ब्लड वेसल की लाइनिंग थोड़ी खुरदरी होनी शुरू हो जाती है, उसके ऊपर खून ने जमना ही जमना। खून बड़ा, आपको पता है, बड़ा गाढ़ा होता है। आप देखें कुर्बानी का जानवर है, आप ज़िबा करें जहाँ खून गिरता है आधा मिनट लगता है जम जाता है। सो वो इसीलिए कि वो बहुत गाढ़ा होता है। सो उसको जितना आप पतला कर लेंगे उतना वो अच्छा चलता रहेगा, तो इसीलिए एस्पिरिन देते हैं, वो खून पतला करती है। वो जितना अच्छा चलेगा उतना क्लॉट का चांस कम है, जितना क्लॉट का चांस कम है उतना हार्ट अटैक का चांस कम है, तो इसलिए हम देते हैं। बिल्कुल। तो दिल के मरीज जो है वो क्या रोज़ा रख सकते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग या इस तरह की चीज़? जी उनके लिए नुकसानदेह है, फायदा? नहीं, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। ऑब्वियसली ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। आपने देखना है कि पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन क्या है और उसकी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं। जाहिरी बात है जब वो रोज़े में होगा वो अपनी दवाइयाँ नहीं ले सकेंगे, तो वो चीज़ भी जहन में रखने वाली है। लेकिन आप दवाइयाँ मोस्टली हमारी 2 टाइम ली जाती हैं, तो आप सहरी इफ्तारी में खा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात कि अगर आपकी कंडीशन के ऐसी है कि वो आपको बहुत ज़्यादा सिवियर या बहुत एडवांस्ड नहीं है, तो आप यू शुड बी फाइन। पानी ना पीना तो वैसे ही कई हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए बड़ा अच्छा होता है। हम खुद कहते हैं
कि भाई आपने 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना सारे दिन में। तो जो अच्छा। हाँ जी, तो वो रोज़े के साथ तो और भी आसानी हो जाती है, बिल्कुल ही नहीं पी सकते। तो कई चीज़ें हार्ट की जो हैं वो इतना कंडीशन, हार्ट के पेशेंट्स को रोज़ा रखने का प्रॉब्लम नहीं होता। ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ या जिनको हार्मोनल कंडीशंस होती हैं उनको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो क्या खाना चाहिए उनको सहरी अफ्तारी में, हार्ट के पेशेंट्स को? देखिए कोई ख़ास ये फ़र्क जी। नहीं है, जो नॉर्मल उनका परहेज़ है उसके मुकाबले में। नॉर्मल परहेज़ भी हम जिस तरह कहते हैं रेड मीट ना लें, फ्राइड फूड्स ना लें, ड्राई फ्रूट्स की इनको अवॉइड करें। ये चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल जो लाइफ में हम कहते हैं हाई फैट कंटेंट है जिन चीज़ों का, आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स, आपके रेस्टोरेंट्स के खाने, आपकी बिल्कुल तली हुई सही। चीज़ें, आपका देसी घी, यही परहेज़ वो अपना रमज़ान में भी रखें, जो कि करना मुश्किल है क्योंकि इफ्तारी में क्या होता है, सब कुछ फ्राइड ही होता है। हाँ जी, सब तो कुछ। इसलिए आप, लेकिन ये है कि आप फ्रूट चाट खा लें, आप पकौड़े ना खाएं, आप सालन खा लें, आप साथ समोसे कचौरी ना खाएं, जी। तो वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। दैट्स फाइन, उसमें डॉक्टर साहब, कोई। खानों में जो है वो देसी घी वगैरह कितना यूज़ हो सकता है, और मक्खन, ये दिल की सेहत के लिए कैसा है, क्या हकीकत है? देसी घी हम कहते हैं कि अवॉइड करें, वो ठीक नहीं। है। मक्खन भी सिमिलरली वो भी नहीं, बिकॉज ये हाई फैट कंटेंट है और ये आपका बहुत ज़्यादा जाके लिपिड डिपॉजिट्स करता है। आप खुद देखें, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि एक बर्तन जिसमें देसी घी बना हो उसको ज़रा धोने की, एक बर्तन जिसमें देसी घी से खाना बना हो उसको ज़रा धोने की कोशिश करें, कैसे वो चिपकता है बर्तन को। तो वही देसी घी आपकी खून की नालियों में जा रहा है, तो वो जाके चिपकेगा ओ, ही। तो और उन नालियों को कौन साफ़ करेगा? बर्तन को तो आप फिर भी बिल्कुल मांज के साफ़ कर लेंगे। सही बात है। तो ये तो दिल के मरीजों के लिए रेड फ्लैग है। हाँ, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग है। बहुत बड़ा है बिल्कुल। जी। लेकिन वही बिल्कुल। बात है, वो रेड और फ्लैग है। आम आदमी के लिए भी रेड फ्लैग है। जी जी बिल्कुल, बिकॉज जाहिर बात है जी। ये चीज़ें आपके जिस्म में ही जाके डिपॉजिट होनी है ना, ये जी। कहीं और तो नहीं जानी, ये तो जिस्म में ही जानी है। तो फिर अगर आपको सामने नज़र आ रहा है कि वो इतनी चिकनाई डिपॉजिट होती है और वो ठीक नहीं होती, तो फिर उसको खाना तो वो तो आ बैल मुझे मार वाली बात है। सो आखिर में अब हम इख्तिताम की तरफ चल रहे हैं। जी। सो डॉक्टर औरंगज़ेब सिद्दीक मान साहब, आप क्या हमारी पब्लिक को एक पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हार्ट डिज़ीज़ से घबराएं नहीं, इसका इलाज मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज नहीं है। सो इसका इलाज मौजूद है, इससे घबराएं नहीं। बस सिर्फ यह है कि बर वक्त इलाज ज़रूरी है, क्योंकि एक हद से ज़्यादा बात अगर बढ़ जाए तो फिर उसका इलाज करना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। जी, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल की बीमारियों को संजीदगी से लें। जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो फिर आपके पास गुंजाइश नहीं रहती कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स को कंट्रोल करें, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। सिर्फ सीडेंट्री लाइफस्टाइल ना हो बल्कि एक्सरसाइज भी करें, कुछ चहलकदमी करें, और जो भी इब्तदाई इलामात अगर आपके सामने आती हैं तो उसको प्रॉपर्ली नोट करें, अपनी दवाई वक्त पर लें और कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करें ज़रूरत के मौके पर। आइंदा फिर हाजिर होंगी एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।